अमेंडमेंट कर पाएंगे। और यह बात आप सभी लोग शायद समझ ही रहे होंगे स्पष्ट रूप से कि जो लोग ऑप्शन फॉर्म नहीं भरेंगे उन लोगों का मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को देर नहीं करनी है, ऑप्शन फॉर्म समय से भर देना है। तो चलिए आइए एक एक करके हम सारे यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। अगर किसी के पास शोर ज्यादा है तो कृपया वे म्यूट कर लें। जिन लोगों को मैंने अनम्यूट किया है, अगर आपके पास शोर ज्यादा है जिससे बाकी लोगों को डिस्टर्ब हो रहा है तो आप प्लीज म्यूट कर लें। चलिए, ये नोटिस आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे फर्स्ट महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आपको बताई, जिसके ऊपर आपको ध्यान देना है और इस चीज को बिल्कुल आपने सीरियसली इस बात को नोट कर लेना है, 24/1/23 से लेकर के और 29/1/2023। तो जैसे ही कल यह ओपन होगा आप लोग इसको अपने कैंडिडेट लॉगिन में जाकर के एसएससी की वेबसाइट पर, मतलब एसएससी की रीजनल वेबसाइट नहीं, ssc.nic.in की जो वेबसाइट है, वहां पे आपका जो कैंडिडेट लॉगिन है वहां पे आपको अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। लॉगिन आईडी पासवर्ड डाल करके और वहां पे जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर वाले टैब में जाकर के और आपको अपना ऑप्शन फॉर्म वहां से ऑप्शन कम प्रीफरेंस फॉर्म फिल करना है। उस ऑप्शन कम प्रीफरेंस फॉर्म में जितने भी डिपार्टमेंट की वैकेंसीज है वो सारी वैकेंसीज रहेंगी जिसमें आपको ऑप्शन भरने होंगे। तो इसमें आपको क्या क्या ध्यान रखना है ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, किन किन चीजों को आपने ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप जितने भी डिपार्टमेंट आपको मिल रहा है, जितने भी डिपार्टमेंट आपको मिल रहे हैं उन सारे डिपार्टमेंट्स को आपको ऑप्ट करना है, सारे डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन फॉर्म में आपको फिलअप करना है। संतोष जी, यदि मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो अपने आप को प्लीज अनम्यूट करें। आपको मैंने पहले भी यह बात आपको बताई थी कि आपको कोई भी डिपार्टमेंट छोड़ना नहीं है, सारे डिपार्टमेंट्स आपको फिलअप करने हैं, अपने प्रेफरेंसेस को बहुत ही वाइजली चूज करना है और सारे ऑप्शंस आपको फिल करने हैं। यहाँ पे यह बात बिल्कुल साफ साफ लिखी गई है कि जो पीरियड दिया गया है, यानी कि 24 तारीख से लेकर के 29 तारीख के बीच का जो पीरियड दिया गया है, इसी पीरियड के बीच में आप अपने ये जो ऑप्शन फॉर्म है, प्रेफरेंस फॉर्म है, इसको आप लोग किसी भी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। एक बार यह डेट निकल गया तो आप इसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। जिन लोगों ने भी ऑप्शन फॉर्म नहीं भरा, जो लोग भी ऑप्शन फॉर्म नहीं भरेंगे, उन लोगों का नाम फाइनल लिस्ट में, फाइनल सिलेक्शन के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, बहुत आवश्यक बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब हम देखते हैं ऑप्शन फॉर्म के बारे में कि ऑप्शन फॉर्म क्या कहता है। एक बार हमारे साथ संतोष जी हैं, मैं उनसे यह जो नोटिस एसएससी ने दिया हुआ है इसके बारे में जो बातें मैंने बताई, इसके अतिरिक्त कोई और बात यदि आप एड ऑन करना चाहें सर। इस इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में जो बातें मैंने बताई उसके अतिरिक्त यदि कोई बात आप और एड ऑन करना चाहें संतोष जी। जी अभिषेक जी। जी हाँ जी, आप जो बताया उसमें 2-3 बातें मैं ऐड करना चाहूंगा। जी इसमें जो कैटेगरी वाइज जो वैकेंसी लिखी गई है, आप लोग जो भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी के हैं उनके लिए विशेष, आप लोग अपने कैटेगरी के सामने, आप मतलब आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी के लिए जितने वैकेंसीज हैं उसके लिए पहले ऑप्ट करें, पहले प्रेफरेंस दें उसके हिसाब से। उसके बाद फिर दूसरे जनरल के लिए, जनरल वाले जो पोस्ट है जनरल कैटेगरी के लिए, उसके लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं। दूसरी बात कि वैसे अभ्यर्थी जो ओबीसी या एससी या एसटी या ईडब्ल्यूएस में है और उनको ऐसा लगता है कि उनका प्राप्तांक जनरल के बराबर हो सकता है, जनरल के कट ऑफ को क्रॉस कर सकते हैं, वो लोग फिर उस हिसाब से अपने प्रायोरिटी को बदल सकते हैं, मतलब आई मीन बदल नहीं सकते हैं, चूज कर सकते हैं। चूज करते समय आप इस बात को ध्यान रखें कि आपका प्राप्तांक कितना होगा, उसको ध्यान में रखते हुए अपने ऑप्शन फॉर्म को फिलअप करें। और जो लोकेशन है, अगर लोकेशन के बारे में अभी अभिषेक जी कुछ बताएंगे, इसके बाद फिर मैं उस पर प्रकाश डालूंगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो वैकेंसी पोजीशन है, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स में वैकेंसी पोजीशन है, कितनी कितनी वैकेंसीज है और हमें ऑप्शन फॉर्म भरते हुए किन किन चीजों को स्पेसिफिकली ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो हम जो देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वैकेंसी वह राजभाषा विभाग के अंदर में 92 वैकेंसीज है, सेंट्रल सेक्रेटरीट ऑफिशियल लैंग्वेज सीएसएल के अंतर्गत। जी अभी स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा आपका। जी 92 वैकेंसीज सीएसओएल के अंदर में, यह एक बहुत खुशी की बात सबके लिए है। मेरी स्क्रीन दिख रही है सर? हाँ जी, हाँ जी।
चलिए, अब यहाँ पे 15 एससी, 5 वैकेंसी जो है राजभाषा विभाग में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, 28 ओबीसी के लिए, 9 ईडब्ल्यूएस के लिए, 39 अनरिजर्व, टोटल 96 वैकेंसी, माफ कीजिएगा मैं 92 कह रहा था, 96 वैकेंसी जो है टोटल यहाँ पर दी गई है राजभाषा विभाग में। एंड जो कलर ब्लाइंडनेस कैंडिडेट है उनके लिए भी सुटेबल वैकेंसीज है। सो बहुत बहुत बधाई आप सभी लोगों को। पिछली बार 72 वैकेंसीज थी, तो इसके पहले 2019 में 72 वैकेंसीज आई थी, और इस बार तो उस समय लग रहा था कि बहुत वैकेंसीज है, इस बार 96 वैकेंसीज आई हैं, 96 वैकेंसीज राजभाषा विभाग के अंतर्गत। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में 24 वैकेंसीज हैं, और पश्चात आप देखें तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो है वह 22 वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई है। सीएजी में 144 टोटल 144 वैकेंसीज है। सीबीडीटी में साथ में ही नंबर ऑफ वैकेंसीज और इसका पॉसिबिलिटी लोकेशन जो है, जो मैं बिल्कुल उसी के ऊपर, इसके बाद मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। हाँ, साथ में अगर चलेंगे तो बेटर है। ठीक है। तो अभी अगर हम राजभाषा विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, तो इसके ज्यादातर जो पोस्ट है वो दिल्ली में मंत्रालयों में ज्यादातर पोस्ट इसके होने के चांसेस रहते हैं। अगर हम राजभाषा विभाग के अंतर्गत कुछ विभागों की बात करें, जैसे कि अंतर्गत इंटेलिजेंस ब्यूरो आता है, और जिसके अंतर्गत में कुछ और ऐसे विभाग आते हैं जिनके कुछ पद दिल्ली से बाहर हैं, अदरवाइज ज्यादातर पद जो है वो सीएसओएल के अंतर्गत दिल्ली में होते हैं। तो जिन लोगों को दिल्ली या दिल्ली के आसपास में, गाजियाबाद हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पे अगर आपकी इच्छा है कि आप वहां पे अपनी आगे की सेवा देना चाहते हैं एज ए अनुवाद अधिकारी, तो आपके लिए सीएसओएल एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की भी ज्यादातर जो पोस्ट है, क्योंकि एसएससी के द्वारा जो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के पोस्ट आते हैं ट्रांसलेटर के लिए, वे ज्यादातर जो रेलवे बोर्ड होता है, जो रेलवे हेड ऑफिस होता है दिल्ली के अंतर्गत, वहीं के ज्यादातर पोस्ट दिए जाते हैं। रीजनल जो रेलवे के जो क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं, उनके लिए, उनके अनुवादक के लिए जो परीक्षा है वह आरआरबी स्वयं कराती है। तो यहाँ पे एक संभावना है, पूरी संभावना है कि अगर आप अगेन दिल्ली में रहना चाहते हैं, रेलवे बोर्ड में ज्यादातर वैकेंसी इसकी हो सकती है, जो 24 वैकेंसी रेलवेज की है। इसके साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑफिस ऑफ द जेएस एंड सीओ एफएचक्यू, या दिल्ली में ही है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का ये ऑफिस। परंतु हाँ, डिफेंस के यूनिट्स जो कि ऑल ओवर इंडिया में है, तो हो सकता है कि यहाँ पे आपको ऑल ओवर इंडिया सर्विस की लायबिलिटी है। तो हेडक्वार्टर्स तो दिल्ली में स्थित है इसका, और अधिकांशतः पोस्ट वहां के हैं, परंतु कुछ पद बाहर के भी हो सकते हैं। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया में आपको दिल्ली से बाहर सर्विस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। पूरे भारत के अंदर में इसके ऑफिसेज हैं, और इसके प्रत्येक ऑफिस में जेटीओज की पोस्ट है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स की पोस्ट है। तो यहाँ पे आपको दिल्ली से बाहर, यानी कि पूरे पैन इंडिया में सीएजी के अंतर्गत आपके लिए संभावना है। जो लोग चाहते हैं कि वे दिल्ली से बाहर, जो लोग चाहते हैं कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, या आप साउथ से हैं यदि, और या फिर आप चाहते हैं कि बाकी देश के बाकी क्षेत्र में आप नौकरी करें, तो सीएजी आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। साथ में सीएजी एक ऐसा विभाग है जो आपको विभागीय परीक्षा दे करके और अपना कैडर चेंज करने की भी वहां पे संभावना है। कुछ एक विभाग ऐसे हैं जहां पर यह संभावनाएं होती हैं, जिनमें सीएजी एक है। सीएजी के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति एज ए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर ज्वाइन करता है, तो उसके लिए यह संभावना होती है, उसके लिए यह मौका होता है कि वह वहां इंटरनल डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके और डबल एओ की पोस्ट भी प्राप्त कर सकता है। तो यह जो मौका है वो बाकी विभागों में नहीं होता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने की जो छूट है वह जेटीओस के पास नहीं होती है, पर सीएजी ने यह एक ऑप्शन जेटीओस को दे रखा है। तो जो लोग इस एंगल से अगर सोच रहे हैं करियर पर्सपेक्टिव के हिसाब से, उन लोगों के लिए भी सीएजी एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हम आगे बात करते हैं सीबीडीटी। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जीएसटी वगैरह इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो इसकी सर्विस लायबिलिटी ऑल ओवर इंडिया है। जी अभिषेक जी माफ कीजिएगा, एक्चुअली ये इनकम टैक्स है, सीबीडीटी मतलब इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्सेस करेक्ट, वो इनडायरेक्ट टैक्सेस है, ठीक है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भी जो सर्विस लायबिलिटी है वो पैन इंडिया सर्विस लायबिलिटी है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, भारत सरकार का जो केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरण इसको कहते हैं, इसकी भी जो सर्विस लायबिलिटी है ऑल ओवर इंडिया है। कहीं पर भी आपकी पोस्टिंग, ज्यादातर इसकी जो पोस्ट जहां पर भी खाली होंगी पूरे देश में, वहां पे आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, कॉमर्स मिनिस्ट्री ऑफ, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, यहाँ पे एक ही पोस्ट है, तो संभावित है कि यह पोस्ट आपको शायद दिल्ली में मिल जाए, या फिर जहां पे यह पद खाली होगा। और इस प्रकार से डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर एक पोस्ट है, जहां पे एक ही पोस्ट है, वहां पे संभावना है कि आपको हेडक्वार्टर्स में पोस्टिंग मिले, या तो फिर अगर कोई एक पद कहीं पर खाली होगा तो उसके बारे में बहुत ज्यादा टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता हूँ। डिपार्टमेंट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एरोनॉटिकल क्वालिटी इंश्योरेंस एक पद है। इसके साथ में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 3 पद है, जहां पे 1, 2, 3, 4 पद हैं। उनको किस प्रकार से आपको ऑप्ट करना है, हम लोग इसको अभी थोड़ा और विस्तार में चर्चा करेंगे। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट,
इंडियन कोस्ट गार्ड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है, और नेवी, इंडियन नेवी की अलाइड सर्विसेज है, बट ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ये लोग आते हैं। अ, तो अभिषेक जी अभी कोस्ट गार्ड भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में ही है। अच्छा, एमएचए से एमओडी के अंदर में आ गया। जी मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ही है ये। कुछ पिछले बार जो कुछ अपना कुछ हमला हुआ था उसके बाद से इनका चलिए कुछ चलिए, ठीक है। नॉट श्योर अच्छा, पर ऐसा कुछ है। खैर कुछ चीजें जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर में है। जी, ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत में 4 वैकेंसीज हैं। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंतर्गत में अगर आपको दिल्ली में तो संभावनाएं बहुत कम है, दिल्ली से बाहर की संभावनाएं ज्यादातर है इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर में। बाकी आईएचक्यू एमओडी नेवी, ये आपका डायरेक्टरेट ऑफ सिविलियन मैन पावर प्लानिंग एंड रिक्रूटमेंट, इसमें ज्यादातर चांसेस है कि आपके जो पद है वो दिल्ली के अंतर्गत रहेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स सीपीओ, इससे पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की पोस्ट आई थी वो सीपीओ था, और पासपोर्ट ऑफिस के लिए ज्यादातर पोस्ट आई थी। यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस अगर उल्लेख नहीं किया है संतोष जी, तो हम यह मान करके चलें कि यह पद मिनिस्ट्रियल पद होगा, मिनिस्ट्री के अंदर में। पिछली बार चूंकि पासपोर्ट ऑफिसर्स के लिए बहुत सारे पोस्ट आए थे, तो यह पद जो है लिखा हुआ था जी, स्पष्ट लिखा हुआ था, बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ था कि पासपोर्ट ऑफिस के लिए पद है। तो इस बार जो मुझे संभावना लग रही है कि यह पद पासपोर्ट ऑफिस के लिए ना होकर के मिनिस्ट्री के लिए पद होंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, अगेन 14 पोस्ट है, काफी अच्छे पोस्ट इस बार है, और यह एक बहुत अच्छा डिपार्टमेंट हो सकता है नौकरी करने के लिहाज से आपके लिए। वैसे तो सारे ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं मिनिस्ट्री, और अगर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपके लिए ऑल इंडिया सर्विस लायबिलिटी होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें भी आपके पास में ज्यादातर साउथ साइड में आपके लिए महाराष्ट्र और कर्नाटका या फिर आप तमिलनाडु वगैरह ऐसे स्टेट्स में आपके लिए सर्विसेज की लायबिलिटी होंगी, और जो लोग उस तरफ सर्विस करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही गोल्डन मौका है इस मिनिस्ट्रीज के अंतर्गत में। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंतर्गत में ऑल ओवर इंडिया सर्विस लायबिलिटी है पोस्ट, सारे स्टेट में इसके मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के पोस्ट हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के पोस्ट आपको हर जगह है, वैसे 3 ही पोस्ट दिया हुआ है, तो हो सकता है कि ये 3 पोस्ट आपको कुछ एक आध पोस्ट दिल्ली में मिले और बाकी कुछ पोस्ट बाहर मिले। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक ही पोस्ट है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस में भी एक ही पोस्ट है। सबसे अच्छी बात क्या है, सुखद बात मैं कह सकता हूं कि पिछले 2 बार से वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी की वैकेंसी नहीं आ रही थी। पिछली बार एक बार आई भी थी टेंटेटिव वैकेंसी, तो उसके बाद जब फाइनल वैकेंसी पोजीशन आई तो उसमें इसको हटा दिया गया था। इस बार बहुत अच्छी बात यह है, हम लोग जो उम्मीद कर रहे थे कि एक टेंटेटिव वैकेंसी आएगी, क्योंकि नॉर्मली दिसंबर महीने में टेंटेटिव वैकेंसी जारी हो जाया करती थी एसएसटी जेएसटी की एसएससी के द्वारा, पर इस बार नहीं की गई थी, तो सीधा ही फाइनल वैकेंसी आ गया। सो अब यहाँ पे इसमें चूंकि यह फाइनल वैकेंसी है तो किसी तरह के परिवर्तन की कोई संभावना नहीं लग रही है। यहाँ पे आपके पास में पिछले वीडियो में हमने ऐसी संभावना भी हमने व्यक्त किया था कि इस बार सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की वैकेंसी आएगी, मतलब संभावना है। बिल्कुल। और पासपोर्ट ऑफिस के बारे में एक चीज विशेष जानकारी मैं देना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे एक वर्ड है सीपीओ और दूसरा होता है आरपीओ। आरपीओ का मतलब होता है रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जहाँ पे लिखा हुआ है वहाँ पे सीपीओ लिखा हुआ है, और सीपीओ का मतलब होता है सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल पासपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, इसके मतलब हम समझ सकते हैं, नॉट श्योर 100%, लेकिन हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये दिल्ली से संबंधित है। इसलिए कि अगर दूसरे क्षेत्रीय जगह पे, क्षेत्रीय ऑफिसेस में अगर उनका अपॉइंटमेंट के लिए अगर ये पोस्ट होते हैं तो वहाँ पे आरपीओ लिखा रहता है, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस। जैसे कि लोगों ने पिछली बार की वैकेंसी में रीजनल पासपोर्ट ऑफिस साफ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था, तो इस बार सेंट्रल पासपोर्ट ऑफिस है, तो दिल्ली की संभावना है। अब अगर हम लोग वरिष्ठ अनुवादक की बात करें तो वरिष्ठ अनुवादक के लिए तो बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। 25 वैकेंसीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एमओडी में है, 5 वैकेंसीज आईएचक्यू एमओडी नेवी के अंतर्गत है, और 22 वैकेंसी जो है वो एयरफोर्स के अंतर्गत है। तो कुल मिलाकर के आपका ये 52 वैकेंसी इस बार वरिष्ठ अनुवादक की 52 वैकेंसीज है। वरिष्ठ अनुवादक आप लोग समझ सकते हैं कि 4600 ग्रेड पे का पोस्ट होता है, लेवल 7, और वरिष्ठ अनुवादक के पद पिछले 2 बार से नहीं आ रहे थे, जिसमें 52 पद हैं। यानी कि वैसे लोग जो मेरिट में ऊपर से 52 जो मेरिट के लोग रहेंगे, और अगर उन लोगों ने इन तीनों में से किसी विभाग को ऑप्ट किया है तो उनके लिए संभावना है कि उन्हें यह पद मिल जाएगा, वरिष्ठ अनुवादक का पद मिल जाएगा। अगर हम लोग डीओपीटी के सीसीएस रूल्स की बात करें, रिक्रूटमेंट रूल्स की बात करें, जो अभी चल रहा है, प्रमोशन रूल्स की बात करें, तो उसके हिसाब से अभी एक जेटीओ को एसटीओ में प्रमोट होने के लिए कम से कम 5 साल की क्वालिफाइंग सर्विस चाहिए। यानी कम से कम आपको 5 साल एज ए जेटीओ सर्विस करनी पड़ेगी, तब उसके बाद आप एसटीओ के लिए क्वालिफाई करेंगे। फिर आपके डिपार्टमेंटल वैकेंसी के अनुसार और आपके रोस्टर और आपकी सीनियरिटी के अनुसार, आपके कैटेगरी के अनुसार आपको प्रमोशन दिया जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप सीधे आप एसटीओ के पद के लिए अगर आप ऑप्ट करते हैं, ऑप्शन फॉर्म में आप लेते हैं, तो वह 5 साल का जो समय है, जो गैप है, उससे आप बचा सकते हैं। तो यह एक बहुत सुखद बात है। 52 ऐसे कैंडिडेट्स जो कि मेरिट में सबसे ऊपर आएंगे, उन लोगों को यह पद मिलेगा अगर वे लोग अपने पहले प्रेफरेंस के रूप में इन तीनों में से किसी भी डिपार्टमेंट को ऑप्ट करते हैं तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे जी।
प्रैक्टिकली यह 5 वर्ष की अवधि ना होकर के 6 से 7 वर्ष की अवधि हो जाती है। जी। तो इस प्रकार से सारी वैकेंसी पोजीशन है। अब हम बात करते हैं कि जब भी आप लोग ऑप्शन फॉर्म भरेंगे, जैसा कि संतोष जी ने बताया, और उसके ऊपर संतोष जी थोड़ा ज्यादा इलोबरेट करके प्रकाश डालेंगे कि कैसे आप अपनी कैटेगरी का जो आपका वैकेंसी पोजीशन है, उस चीज को ध्यान में रखते हुए आपने ये फॉर्म ऑप्शन फॉर्म भरना है। डिपार्टमेंट्स के बारे में मैंने आपको एक मोटे तौर पर बता दिया कि किस डिपार्टमेंट में कहां पे आपकी पोस्टिंग होने की संभावना है। जैसे भी आप जो भी पोस्टिंग चाहते हैं उसके हिसाब से आपको ये ऑप्शन फॉर्म भरना है, कि अगर आप दिल्ली में रहना चाहते हैं, आप दिल्ली से बाहर रहना चाहते हैं, उस हिसाब से। हाँ, ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप दिल्ली में रहना चाहते हैं और आपने A1 पहले भर दिया तो आपको CSOL मिल ही जाएगा, क्योंकि वहां पे आपकी जो मेरिट में जो आपका पोजीशन है, क्योंकि कुल मिलाकर के 32 से 24 लोगों ने एग्जाम दिया, उसमें से 441 लोग ही पहली बार तो चयनित होने वाले हैं। उन 441 लोगों की भी एक लिस्ट बनेगी, जिसमें कि जो सबसे टॉप में मेरिट लिस्ट में रहेंगे वो सबसे ऊपर रहेंगे, और उसी अनुसार अकॉर्डिंगली वह मेरिट लिस्ट बनेगी। तो यह भी आपको ध्यान में रखना है कि आपने प्री में कितने स्कोर किए हैं और मेंस में कितना स्कोर आप कर सकते हैं या आपका आ रहा है, अगर आपको जो अनुमान है, तो उन चीजों को भी आपको ध्यान रखना है इस ऑप्शन फॉर्म को भरते हुए। परंतु मैं यह जरूर कहूंगा कि जो भी लोग जिन लोगों ने भी 150 से ऊपर की का स्कोरिंग किया हुआ है प्री के अंदर में, एक मैं सभी कैटेगरीज की अगर मैं बात करूं तो 150 से ऊपर के लिए आपने स्कोरिंग करी है प्री में, तो मैं अवश्य कहूंगा कि आपके पास यह मौका है। ये नीचे के 3 जो डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट को आप लोग ऑप्शन फॉर्म में जरूर भरें। हालांकि मैं तो यह भी कहूंगा कि इन 3 डिपार्टमेंट सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए जो है, इन 3 डिपार्टमेंट्स को आप में से ज्यादातर लोग अपने लिए पहले 3 ऑप्शन में ऑप्ट कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी पोजीशन जब मेरिट लिस्ट के हिसाब से जब बनेगा, आपको जब डिपार्टमेंट एलोकेशन होगा, जो लोग भी 441 लोग हैं, तो कहां पर जाकर के आपका नंबर इन 52 में आ जाए, ये आपको स्वयं भी नहीं पता है। तो इसीलिए आप लोग इस ऑप्शन को भी रखेंगे अपने ऑप्शन फॉर्म में तो बेहतर रहेगा। मैं जरूर चाहूंगा कि ये जो वैकेंसी पोजीशन है इसके ऊपर संतोष जी भी कुछ प्रकाश डालें कि किस प्रकार से कैटेगरी वाइज जो भी आपकी कैटेगरी है, आप अपने लिए ऑप्शन फॉर्म प्रेफरेंस अपने लिए किस प्रकार से चयन कर सकते हैं। जी संतोष जी। जी अभिषेक जी, धन्यवाद। देखिए एक अभी अभ्यर्थी का एक प्रश्न था कि सर दिल्ली में चांस है क्या, अगर हम ये सीनियर ट्रांसलेटर के लिए ऑप्ट कर रहे हैं विकल्प दें। जी बिल्कुल चांस है। देखिए ये जो तीनों पोस्ट हैं, ये तीनों पोस्ट सेना मुख्यालय में है। वायु सेना मुख्यालय, नौसेना मुख्यालय और सेना मुख्यालय। ये तीनों सेनाओं के मुख्यालय का पोस्ट है, और इनके रीजनल हेडक्वार्टर्स जो कमांड हेडक्वार्टर्स होते हैं, वहां पे भी संभावना है, वहां पे भी एक अनुवादक की वैकेंसी होती है, 1 से 2 अनुवादक की वैकेंसी है, तो संभावना है कि वहां पे भी आपको भेजा जा सकता है। लेकिन मुख्य अधिकांश या मुख्य रूप से हम समझ सकते हैं कि आपको दिल्ली में रहने को मिलेगा। अच्छा, दूसरी बात की एक चीज मैं आप सभी को समझाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप नंबर ऑफ वैकेंसीज देख करके अपने चॉइस को, ऑप्शंस को मत फिलअप कीजिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि हाँ यहाँ पे 9 वैकेंसी है तो यहाँ पे ज्यादा चांस है। देखिए, सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपको, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, तो आपको तो फर्स्ट 198 में आना पड़ेगा, क्योंकि अनरिजर्व के लिए 198 सीट्स है। अगर आप 198 सीट में अगर आ गए, तो तब आपकी चॉइस जो है, आपने अगर जिस पोस्ट के लिए चॉइस डाला है, और हो सकता है आपके उधर मान लीजिए कि आपका 50वां नंबर है और 49 लोगों ने उस पोस्ट को अपने प्रेफरेंस में नहीं डाला है, प्रेफरेंस 6, 7, 8 डाला है, आपने प्रेफरेंस 1 डाला है, तो ऐसी संभावना है कि आपको वो मिल जाए। तो आप वैकेंसी, नंबर ऑफ वैकेंसीज को देख करके आप अपने ऑप्शन फॉर्म को एक्सरसाइज मत कीजिएगा। पहले आपको मेरिट में आना है। अगर मेरिट में आ गए, तो जो आप ऑप्ट करेंगे और जिस हिसाब से आपकी रैंकिंग होगी वो आपको मिलेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कैटेगरी बताएंगे हम आपको, उसकी कट ऑफ के ऊपर भी हम आते हैं, बस थोड़ा सा धैर्य रखें आप लोग। हम समझ रहे हैं कि रात को 10 बज रहा है। अच्छा, और मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं अभी बता रहा था कि कैटेगरी वाइज आपको ऑप्शन फॉर्म के एक्सरसाइज कैसे करना है। फॉर एग्जांपल, अगर आप ईडब्ल्यूएस के हैं और आप चाह रहे हैं कि हम इसके लिए अप्लाई करें सीरियल नंबर 21 के लिए, वहां पे एक वैकेंसी है, आप 31 रख सकते हैं, नो इशू। अब 32 में रखना है एयरफोर्स हेडक्वार्टर्स, उसको रख सकते हैं। लेकिन आप 33 में अगर चाह करके भी रखेंगे, अगर नेवी हेडक्वार्टर डीएमपीआर जो है, वहां पे 0 वैकेंसी है। आप मान लीजिए कि आप ईडब्ल्यूएस के हैं और वैकेंसी 0 है, तो आप प्रायोरिटी में उसको ऊपर रख करके आपको कोई फायदा तो है नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, वैसे ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी जिनको ऐसा लग रहा है कि उनका प्राप्तांक वो मतलब टॉप 198 में आ सकते हैं, या टॉप 198 नहीं, टॉप 52 में आ सकते हैं, जनरल अनरिजर्व कैटेगरी के हिसाब से फर्स्ट 52 में आ सकते हैं, ऐसे केस में वो लोग जरूर ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका प्राप्तांक एवरेज है टायर 1 में और टायर 2 में आपका एवरेज स्कोर रहने की संभावना है, तो ऐसे केस में फिर आप अपने ऑप्शन को वेस्ट मत कीजिएगा। फिर जहां पे 0 वैकेंसी है, उस ऑप्शन को लास्ट में रखिएगा। क्लियर? उम्मीद है आप लोग
मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए कोई एसटी कैटेगरी का कैंडिडेट है और यहाँ पे मेंशन है, क्लियर स्पष्ट दिख रहा है कि सीरियल नंबर 21 में एक वैकेंसीज है एएफएसओ में सीनियर ट्रांसलेटर के, और आप एक तो ऑप्ट कर लिए, ऑप्शन 1 में आपने भर लिया, ऑप्ट कर लिया 21, सीरियल नंबर 21। ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 3 में आप चाह करके भी अगर आप 22 और 23 भर रहे हैं, और अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी में नहीं आ रहा, अनरिजर्व कैटेगरी का मतलब हो गया कि आपको 12 15 प्लस 9 24 टॉप 24 में आना पड़ेगा। अगर टॉप 24 में अगर आ रहे हैं, आप एसपी के हैं और टॉप 24 में आ गए, तो हो सकता है कि आपको अनरिजर्व कैटेगरी के जो वैकेंसीज है उसके लिए कंसिडर किया जाए। लेकिन अगर टॉप 24 में आप नहीं आ रहे हैं, तो आपको आपके रिस्पेक्टिव कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा। ऐसे केस में फिर अगर आप प्रायोरिटी ये ऑप्शन नंबर 2 और 3 में रिस्पेक्टिवली सीरियल नंबर 22 और 23 दे रहे हैं, तो वो निरर्थक रहेगा। आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को? उम्मीद है कि मैं क्लियर कर पा रहा हूँ आपके डाउट्स को। इसके अलावा कुछ प्रश्न है अभिषेक जी? प्रश्न दे सकते हैं हम लोग, चैट बॉक्स में भी है कुछ। मैं चाहता हूं संतोष जी कि पहले हम लोग जो संभावित कट ऑफ की हमने पहले बात करी थी, हाँ ठीक है, हाँ एक बार हाँ हम लोग वैकेंसी पोजीशन के हिसाब से उस कट ऑफ के ऊपर चर्चा कर लेते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग जो प्रश्न है उसको ले लेते हैं ना। जी जी ठीक है। सो पिछली बार जो हम लोगों ने संभावित कट ऑफ की बात करी थी, तो लगभग लगभग उस कट ऑफ के आसपास, क्योंकि हमारा हमारा जो पहले से ही यह एक अनुमान था कि 400 से 450 के बीच में वैकेंसीज आएंगी। जी बिल्कुल, हम उसके ऊपर आएंगे। सीनियर ट्रांसलेटर की पोस्टिंग के बारे में हमने ऑलरेडी बता दिया है। अब लगता है आप थोड़ी देर से जुड़े हैं, हम दोबारा बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो हमने जो एक संभावना व्यक्त की थी कि लगभग 400 से 450 के बीच में वैकेंसी पोजीशन होंगी, क्योंकि 3224 कुल मिलाकर के अभ्यर्थियों ने अपीयर किया था पेपर 2 के एग्जाम में। तो 441 वैकेंसीज आई है, और इस 441 वैकेंसीज के अकॉर्डिंग अगर हम कट ऑफ की बात करेंगे, तो वह कट ऑफ कहाँ रहने वाला है हम उसको देखते हैं। तो यह पहले ऑलरेडी हम लोग इस टेबल को डिस्कस कर चुके हैं कि 2018 में क्या पोजीशन थी, 2019 में क्या पोजीशन थी, 2020 में कट ऑफ की क्या पोजीशन थी, और 2022 में कट ऑफ की क्या पोजीशन रहने की संभावना है। तो यह जो एक नहीं, ये टायर कैलकुलेशन 1 का था अभिषेक जी। जी ये स्लाइड जो टायर 1 के लिए है, ये तो बिल्कुल सही है। टायर 1 की, हाँ बिल्कुल वही मैं वही कह रहा हूँ कि टायर 1 के लिए जी जी स्लाइड था। और उसके पश्चात टायर 2 के लिए, डीवी के लिए यह था, चूंकि 2018, 19 और 20 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले होना था, तो डीवी के लिए हमने एक कट ऑफ उस समय एक कट ऑफ का जिक्र किया था। और उसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यह तय किया था कि अगर डीवी होती है तो उस समय क्या कट ऑफ होंगे और फाइनल कट ऑफ क्या होगा एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर के लिए। जी संतोष जी। नेक्स्ट स्लाइड, अभी हम 20 में है, अभी हाँ, नेक्स्ट तो स्लाइड पे अब आइए। ये 2022 का जो एग्जाम है, इसके लिए यह टेबल बिल्कुल रेलेवेंट टेबल है, जिसके लिए हम लोगों ने उस समय ब्लैंक छोड़ रखा था बीच में कि कितनी वैकेंसी पोजीशन आएगी। लगभग 450 के आसपास का हम लोगों ने यहाँ पे आंकड़ा रखा था, और 441 वैकेंसीज आई हैं। तो उसके हिसाब से क्या कट ऑफ है जी संतोष जी, क्या कट ऑफ हो सकता जी देखिए, देखिए ये 2040 जो 2040 आप फिगर अगर दिख रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। ये 2040 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उस समय कि अगर डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, तो 2040 कैंडिडेट्स को लगभग 5 टाइम्स कैंडिडेट को लिया जाएगा। तो उस हिसाब से हमने प्रेडिक्ट किया था कि लगभग 2040 कैंडिडेट डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे। लेकिन अभी आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए और नोट कर लीजिए कि 100% सभी अभ्यर्थी को ऑप्शन फॉर्म एक्सरसाइज करने हैं। आप लोग गलती से भी आप लोग मिस मत कीजिएगा इस अपॉर्चुनिटी को। और साथ में एक और अपील रहेगा, मेरा व्यक्तिगत अपील रहेगा कि जो अभ्यर्थी जिनके पास रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस नहीं है, जो क्वालिफिकेशन एसएससी द्वारा फिक्स किया गया है, और गिवन डेट जो कट ऑफ डेट है 4 अगस्त 2022, उसके पहले अगर आपके पास आपका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ है, या फिर आपने अपियरिंग कैंडिडेट हैं पीजीटी, अभी दिसंबर में आपने एग्जाम दिया है, रिजल्ट अभी अवेटेड है, आपने जस्ट प्रैक्टिस के लिए अपने एग्जाम दे दिया, तो ऐसे अभ्यर्थियों से मेरा एक विशेष विनम्र अपील है कि आप लोग इस ऑप्शन फॉर्म को एक्सरसाइज मत कीजिएगा, आप ऑप्शन फॉर्म फिलअप मत कीजिएगा। देखिए कट ऑफ की बात हम कर रहे हैं, तो एससी कैटेगरी के लिए टोटल 62 वैकेंसीज हैं, और हमारा जो प्रेडिक्टेड कट ऑफ है, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 192 प्लस माइनस 5 मार्क्स, अगर आप दोनों मिला करके टायर 1 टायर 2 दोनों मिला करके अगर आप 192 मार्क्स ऑब्टेन कर रहे हैं, तो आप अपने आप को सेफ जोन में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और 185 टायर 1 टायर 2 दोनों मिलाकर के आप अगर प्राप्तांक उम्मीद कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। ओबीसी के लिए 242 और ईडब्ल्यूएस के लिए 190, अनरिजर्व के लिए 252। अगर 252 स्कोर कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी कोई भी अभ्यर्थी, 250 एंड उससे ज्यादा अगर आप
प्राप्तांक है आपका, तो आप सेफ जोन में हैं और आप 99.9% आप मान के चलिए आप नौकरी इस बार प्राप्त कर रहे हैं, जेटीओ या एसटीओ बनने वाले हैं। जी अभिषेक जी, और कुछ अब प्रश्न जी हैं एक एक जी बिल्कुल, एक प्रश्न और मेरा रहेगा कि यह जो 252 नंबर है 252, यह हम लोग एक एक्सपेक्ट कर रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी में जेटीओ के लिए। अगर हम जी। लोग टॉप 52 की बात करें तो जो एग्जाम गया है प्री और मेंस, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि टॉप 52 के लिए कट ऑफ क्या रहेगा एसटीओ के लिए? क्या यह 280 285 के आसपास हम मान के चल सकते हैं, 290 के आसपास मान के जी, चल सकते हैं? 292 मेरा अनुमान रहेगा 290 के आसपास। देखिए इसलिए कि अनरिजर्व्ड के लिए ये जो सीट है नंबर ऑफ जो 50 टॉप 52 नहीं, इनके लिए टॉप 25 मैं अभी कैलकुलेट किया था। जी, आई जी, जी, थिंक टॉप बिल्कुल, बिल्कुल। 24 या टॉप टॉप 24 25 5 हो रहे थे। तो जी, आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आप हैं तो टॉप 25 में आना पड़ेगा, और जी, जो टॉप 25 में आने के लिए आप समझ सकते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स 400 का है। दोनों एग्जाम मिला करके 400 का है, और 400 में से बहुत सारे अभ्यर्थी हैं जो कि 170 180 के बीच में मार्क्स प्राप्त किए हैं टायर 1 में, और टायर 2 में हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लोग 150 के आसपास भी प्राप्त करें। जी, क्योंकि तो जब ऐसे के जी, क्योंकि जब 110, 111, 120, 125 इस तरीके से वैकेंसी होती थी, तो उस समय एक जनरल कैंडिडेट को 310 नंबर के आसपास लेकर के आने होते थे, तब वह वरिष्ठ अनुवादक के लिए एलिजिबल हो पाता था और वैकेंसीज भी उसकी कम होती थी। इस बार चूंकि ज्यादा वैकेंसी है, तो जी। उसके अनुसार आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही मुझे प्रतीत हो रहा है कि 290 के आसपास यदि अंक किसी जनरल कैंडिडेट को आ रहे हैं कम से कम, तो वह उसे सीनियर अनुवादक की पोस्ट मिल सकती है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, अभी जो प्रश्न आया है कि ऑलरेडी वर्किंग एज जेटीओ। देखिए अगर ऑलरेडी वर्किंग एज जेटीओ है और आपने एसटीओ के लिए एग्जाम अपीयर किए हैं, तो आप बिल्कुल एसटीओ के लिए ऑप्ट करें। जेटीओ के लिए अगर आप ऑप्ट कर रहे हैं, तो कितना मिलेगा आप पे? जी, 44 40। संतोष जी, मैं यह कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन जो लोग भी टाइप कर रहे हैं या जो भी बोल के लेंगे, हम इनको ले लेते हैं क्वेश्चंस को। एक बार जी हम जी लोग अपना ये जो कट ऑफ वाला पार्ट है इसको फिनिश कर लें। जी जी जी। तो कट ऑफ देखिए, इसके हिसाब से 290 के आसपास अनरिजर्व के लिए फॉर एसटीओ, 280 के आसपास ओबीसी के लिए, यू ईडब्ल्यूएस ईडब्ल्यूएस के लिए 250 या 240 आप मान के चलिए। 240 अगर आप एज ए ईडब्ल्यूएस 240 आप मार्क्स प्राप्त कर रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि एसटीओ के लिए आप एलिजिबल हैं। लेकिन बशर्ते कि आप ये देखिए कि ईडब्ल्यूएस के लिए मेरे ख्याल से केवल 3 वैकेंसीज हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, एसटीओ पद के लिए। तो ऐसे केस में भी फिर टॉप 3 ईडब्ल्यूएस के जो टॉप 3 कैंडिडेट होंगे वही लोग एलिजिबल रहेंगे इस पोस्ट के लिए। और एससी और एसटी के लिए आप 230, अगर 230 मार्क्स आप प्राप्त कर रहे हैं, 230 प्लस माइनस आप 5 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे केस में आप लोग एसटीओ पद के लिए योग्य हैं, एसटीओ पद के लिए संभावना व्यक्त कर सकते हैं, जी, उम्मीद कर बहुत-बहुत सकते हैं आप। धन्यवाद। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद संतोष जी। मुझे लग रहा है कि जितनी भी आवश्यक जानकारी थी, वह हम लोगों ने यहाँ पे साझा कर दिया इस पटल पे। हम लोगों ने कुल मिलाकर के जितने भी वैकेंसी पोजीशन आए हैं, उसको किस प्रकार से ऑप्शन करें, यदि आप किस प्रकार से अपने प्रेफ़रेंस आप चूज़ करें, तो आपके लिए बेहतर होगा। जो डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज़ में पोस्ट आए हैं, उनकी कहाँ-कहाँ पोस्टिंग की संभावनाएँ हैं, हमने इसके बारे में विस्तार में चर्चा करी और क्या कट ऑफ हो सकते हैं। हालाँकि जो भी कट ऑफ होंगे, उस कट ऑफ के साथ में अब आप तो कुछ कर नहीं सकते हैं, या तो ऑलरेडी यह कट ऑफ जो है वह लॉक हो चुका है और उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको रैंक मिलने वाली है और रैंक अकॉर्डिंग आपको नौकरी और डिपार्टमेंट मिलने वाला है। एक बात मैं आखिर में बिल्कुल कहना चाहूँगा, संतोष जी ने कहा, मैंने पहले भी एक अलग से वीडियो बना करके इसके लिए अपील करी है। आज यहाँ लगभग 100 लोग हमारे साथ हैं और इससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को और भी सुनने वाले हैं, जो आगे हम इसको शेयर करेंगे अन्य समूहों में। जितने लोग भी इसको सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से मैं बिल्कुल इस बात के लिए विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा कि जो लोग भी अपने आप को यह समझ रहे हैं कि उनके पास आवश्यक अर्हता, आवश्यक एलिजिबिलिटी नहीं है, वे लोग कृपया करके इस ऑप्शन फॉर्म को ना भरें, ताकि जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं और खासकर वे लोग जिनका यह आखिरी मौका है, आखिरी साल है, वे लोग नौकरी पाने से वंचित ना रह जाएँ। तो यह एक अपील है सभी लोगों से और इसके बाद मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूँ। एक-एक करके आप लोग अपना हाथ उठाते जाएँ, जो लोग भी हैंड रेज़ करेंगे उनको मैं अनम्यूट करूँगा, वह अपना क्वेश्चन जो भी उनके डाउट्स हैं उनको आप हमसे क्लियर कर सकते हैं।